हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। तो बीए पार्ट थर्ड वालों के लिए लोक प्रशासन अपना सीरीज चल रहा था। लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो पहला पेपर आपका है, उसके अंदर तुलनात्मक प्रशासनिक व्यवस्था, ये तो सब्जेक्ट का नाम है, ठीक है। इसके अंदर हमने बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्न कर लिए थे और आज के वीडियो में हम उसके आगे थोड़ी सी जो है प्रश्न उत्तरों की श्रृंखला देखते हैं। और 2023 के हिसाब से जो नया सिलेबस है आपका, उसके हिसाब से ये प्रश्न उत्तर तैयार किए गए हैं, ठीक है। वीडियो को आप 2x स्पीड करके यूट्यूब पर देख सकते हैं तो आपका टाइम भी बचेगा, ठीक है, और पूरे पर्सन भी आपके कवर हो जाएंगे। तो वीडियो को 2x स्पीड कर लीजिए और देख लीजिए। तो देखिए, यहाँ से शुरुआत करते हैं। यहाँ तक हमने पिछले वाले वीडियो में देख लिया। अगर आपने अभी तक नहीं देखा, चैनल पर प्ले लिस्ट में जाकर देख लेना, ओके। तो देखिए, आज का अपना प्रश्न शुरुआत करते हैं। कलेक्ट्स को परिभाषित कीजिए। कलेक्ट्स, इसकी आपको परिभाषा पूछी जा सकती है, ठीक है। तो अब परिभाषा हमें किसी भी दार्शनिक के हिसाब से बतानी है। तो यहाँ पे जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे फेमस दार्शनिक है, जिसके अंदर रिगिस का नाम प्रमुख आता है। तो रिगिस के अनुसार इसने कलेक्ट्स को किस प्रकार परिभाषित किया, देखो। समपार्श्वीय समाजों के ऐसे समूह जो संगठन के संस्थात्मक तरीकों का प्रयोग करते हैं, किंतु उनमें पारंपरिक ढंग से बिखरे हुए संकीर्ण और सांप्रदायिक ध्येय बने रहते हैं, कलेक्ट्स कहलाते हैं। तो ये रिगिस से यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, इनके ज़्यादा दार्शनिक चलते हैं। तो आप क्या करेंगे, जब भी कोई परिभाषा लिखेंगे तो आप किसी भी दार्शनिक के हिसाब से लिख देना। तो यहाँ पे जो कलेक्ट्स है वो रिगिस के अनुसार है। तो रिगिस का कहना यह है कि समपार्श्वीय समाजों के ऐसे समूह हैं। समपार्श्वीय का मतलब जैसे हमें तुलनात्मक, अभी हम पढ़ रहे हैं तुलनात्मक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो हमें दो समाजों की, दो व्यवस्थाओं की तुलना करनी है। तो इसी के आधार पर हम ये परिभाषा देख रहे हैं, कलेक्ट्स, इसी के अंदर कलेक्ट्स आता है। तो रिगिस के अनुसार समपार्श्वीय समाज में, समपार्श्वीय का मतलब जो आप दो तुलनात्मक हम मान लगते हैं, एक ये अलग समाज है, ये दूसरा अलग, ठीक है। दो समपार्श्वीय यानी सेम टाइप के समाज आप मान लीजिए। दो समपार्श्वीय समाजों के ऐसे समूह हैं जो संगठन के संस्थात्मक तरीकों का प्रयोग करते हैं। संस्थात्मक का मतलब है जिसके अंदर संगठन होता है। दो समाज जिनमें संगठन है और संगठन के अंदर कोई संस्था है, उस प्रकार की चीज़ें वो बिलीव करते हैं उस समाज के अंदर। किंतु उनमें जो पारंपरिक ढंग से बिखरे हुए संकीर्ण और सांप्रदायिक ध्येय बने रहते हैं। लेकिन उनके अंदर जो चीज़ें चलती है, उनका सिस्टम है जो वो परंपरावादी होता है, और उसके अंदर जो सांप्रदायिक ध्येय, उनका मतलब मोटिव रहता है, सांप्रदायिक ध्येय रहता है, वो कलेक्ट्स कहलाते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे मेरी क्या जो मैं बताना चाह रहा हूँ। यानी कि दो समाज है, जो समपार्श्वीय का मतलब है जो समान टाइप के समाज है, उनके अंदर ऐसे संगठन, ऐसे समूह है जो संस्थात्मक तरीकों का प्रयोग करते हैं संगठन में। संस्था मतलब उसके अंदर कोई भी संस्था टाइप की बॉडी बनी रहती है उस समाज के अंदर, ठीक है। उनमें जो परंपरावादी ढंग से बिखरे संकीर्ण या सांप्रदायिक ध्येय बने रहते हैं, लेकिन उनके जो परंपरावादी तरीके से बनते हैं, उनके जो मोटिव होते हैं, उनका जो उद्देश्य होता है, ठीक है, उन्हीं को कलेक्ट कहते हैं, ठीक है। ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना, इनको याद कर लेना, ठीक है। ना आए तो ऐसे भारी भारी भरकम आप वर्ड भी चेप देंगे अगर परीक्षा में, तो भी आपके अच्छे नंबर बनने के चांसेस रहते हैं। हिंदी मीडियम वालों के लिए यही दिक्कत होती है कि जो वर्ड है वो हमें समझ में नहीं आते। अगर वहीं हम इंग्लिश मीडियम में अगर देखें तो ये वर्ड बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाते थे अगर इंग्लिश में देखते। तो अगला प्रश्न देखते हैं। विकास प्रशासन अधिगम के दो दोष बताने हैं आपको, विकास प्रशासन अधिगम के, ठीक है। तो ये अधिगम का मतलब यही होता है कि दो अवधारणाएं हैं, ठीक है। इन विकास प्रशासन जो अवधारणा, इसके दो दोष आपको बतानी। यह अवधारणा विकसित तथा विकासशील राष्ट्रों के प्रशासन के मध्य भेद उत्पन्न करती है। विकसित और विकासशील राष्ट्रों के प्रशासन, अब विकास प्रशासन अधिगम, ये देखिए अलग अलग चीज़ों थ्योरी चलती है। हम जब तुलनात्मक चीज़ों की बात करते हैं तो बहुत सारी थ्योरियाँ वगैरह आती है, और हम इस सब्जेक्ट में तुलनात्मक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि थ्योरियाँ आती है बहुत सारी, रिगस की भी थ्योरी है, बहुत सारे दार्शनिकों की थ्योरी है। तो अब इसमें भी ये विकास प्रशासन, इसका भी एक भाग है, आप मान लीजिए कि इसका एक भाग है, ठीक है, विकास प्रशासन। तो अब इसके जो दोष आपको बताने, ये अवधारणा विकसित और विकासशील राष्ट्र, एक तो विकसित है, डेवलप्ड कंट्रीज है, और एक अंडर डेवलप्ड में जो भी डेवलप के अंदर चल रही है, जैसे भारत और अमेरिका। अब भारत और अगर अमेरिका की हम तुलना करते हैं तो उसके अंदर भाई सेम चीज़ें हो ही नहीं सकती। तो कैसे होगी, क्योंकि उसके अंदर अलग अलग चीज़ें काम करती है, उनकी सिस्टम अलग है, उनकी जियोग्राफी अलग, अपनी अलग, उनका संगठन अलग, उनका अपना संगठन, इस प्रकार जो है उनके मध्य भेद उत्पन्न करती है। और दूसरा यह है कि इस उपागम में भौतिक तत्वों का मापन तो किया जा सकता है, किंतु मानव व्यवहार का विश्लेषण नहीं किया जा सकता। अब भाई देखो, जैसे हम इस अवधारणा के हिसाब से अगर किसी का जो आप मान सकते हैं तुलनात्मक करें या उसको पढ़ाएं, तो देखिए इसके जो मेन समस्या दूसरी यही आती है कि हम फिजिकली तौर पर तो उसको देख सकते हैं, जियोग्राफी के तौर पर तो भाई उसकी तुलना हम कर सकते हैं। जियोग्राफी में भाई मान लीजिए इसके पास ये है, उसके पास वो नहीं है, उस प्रकार चीज़ें तो कर सकते हैं, लेकिन अब मानव व्यवहार के हिसाब से हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके दो प्रमुख दोष हो गए हैं। फिर अगला प्रश्न हम देखते हैं।
आगे का प्रश्न देखिए, ब्रिटिश संविधान के कोई 2 स्रोत बताइए। कोई स्रोत बता दीजिए, 2 क्या 4 5। ये पॉलिटी के अंदर बहुत सारे हमने पढ़े होंगे। अगर आप पॉलिटी आपके सब्जेक्ट है तो ये सेम टू सेम आपके आता है सेकंड ईयर में, ठीक है। अगर आपने सेकंड ईयर को अच्छे से पढ़ा है तो ये आएगा। और वैसे आप वीडियोज़ भी देख सकते हैं, पूरी की पूरी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर की प्लेलिस्ट अपने चैनल पर उपलब्ध है। और बहुत सारे वीडियोज़ अब हम कवर करने वाले हैं। तो अगर आपके कोई आसपास फ्रेंड वगैरह, छोटे भाई बहन भी पढ़ते हैं तो आप उसको भी अपना चैनल आप कह सकते हैं रेफ़र कर सकते हैं, उनको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। करिएगा ज़रूर ताकि उनके भी काम आए। देखिए, ब्रिटिश संविधान की अब कोई 2 स्रोत बताना। स्रोत का मतलब ब्रिटिश संविधान कैसे बना। अब भारत का संविधान के अगर स्रोत पूछे तो हमें पता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक्ट बनाए थे वो अपने एक स्रोत है। फिर बाकी विदेशी जो संविधान है वो स्रोत हो गए। उसी प्रकार हमें ब्रिटिश संविधान के बताने की स्रोत कौन से। तो ब्रिटिश संविधान का सबसे प्रमुख स्रोत तो वहाँ का होता है परंपराएँ, यानी कि वो संविधान कोई लिखित संविधान तो है नहीं, परंपराओं के आधार पर वहाँ की सरकार चलती है, वहाँ का देश चलता है, ठीक है ना। ब्रिटेन की बात हो रही है, वो लिखित संविधान नहीं है, वहाँ पर परंपराएं जो पुराने समय से चली आ रही है उनको ही कानून का रूप दे दिया गया है। तो सबसे पहला स्रोत तो यही है, सबसे पुराना। और दूसरा मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा तथ्य मतलब जो यहाँ की आम जनता में प्रचलित है या इस प्रकार की कुछ चीज़ें हैं उसकी, ठीक है। तो ये 2 प्रकार के स्रोत आ गए। तो शॉर्ट लाइनर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, वैसे डिटेल हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। ब्रिटिश संविधान की कोई 2 विशेषताएं बताइए। तो विशेषताओं के अगर हम बात करें ब्रिटिश संविधान की तो उसको बुद्धि और विवेक का संविधान कहा जाता है। बुद्धि और विवेक का संविधान इसलिए कहा जाता है कि एक तो ये परंपरावादी है, परंपरा मतलब पुराने से चला आ रहा परंपराओं के हिसाब से। अब ये जो है परंपराएं, कोई चीज़ आती है मान लीजिए, तो परंपराएं क्या होती है वो ऐसे तो नहीं बन जाती कोई परंपरा। परंपराओं के पीछे क्या होता है, कोई कारण होता है, कोई लॉजिक होता है और कुछ मतलब सोच समझ कर परंपराएं बनाई जाती है। तो इसलिए इसको बुद्धि और विवेक का संविधान भी कहा जाता है, ठीक है। और दूसरा विकसित संविधान है। विकसित, अब भाई बहुत पुराना संविधान है तो वो धीरे धीरे करते विकसित हो ही जाता है। अभी जो जितना ज़्यादा टाइम लेगा वो उतना ही विवेक होगा। भाई कमी होगी तो वो सुधार कर लेंगे, इतना समय उनको हो गया संविधान बनाए हुए, तो वो सुधार तो कर ही लिया होगा उन्होंने, तो इसलिए ये विकसित भी हो गया काफ़ी। और जो भी हमने मैं पीछे पढ़ा था कि अलिखित संविधान है, इनका इतना लंबा चौड़ा संविधान है, अलिखित है, यानी अभी तक इन्होंने लिखा नहीं है। जो परंपराएं चलती है उसी के आधार पर ये अपना संविधान कानून बनाते हैं। तो ये इसकी 3 विशेषता हो गई, ठीक है। 2 पूछी थी, 3 बता दी। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिटिश संविधान की कोई 2 परंपराएं लिखी है। परंपराएं लिखनी है ब्रिटिश संविधान की। परंपरा का मतलब कोई नियम, मान लीजिए आप जैसे बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री का पद देना, ये तो सभी देशों में होता है भाई। बहुमत दल का जो नेता होता है उसी को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री वगैरह बनाया जाता है। तो ये उस वहाँ की भी एक परंपरा है। फिर विधेयकों का 3 बार वाचन। विधेयक क्या होता है, जो एक्ट होते हैं, कोई कानून बनाया अगर संसद में या फिर वहाँ की सीनेट में अगर कोई कानून बनाना है, वहाँ की जो आप कह सकते संसद को सीनेट वगैरह कहते होंगे, तो वहाँ पे अगर कोई कानून बनना है तो वहाँ पे 3 बार उस कानून का वाचन किया जाएगा, उसको पढ़ा जाएगा सीनेट के अंदर, ठीक है। तो 3 बार वहाँ का वाचन किया जाना है, ये वहाँ की परंपरा है, ठीक है ना। ये कोई संविधान में नहीं है, ये परंपरा है। तो जो परंपरा है वही संविधान है वहाँ का, तो इसलिए वहाँ पे 3 बार वाचन किया जाता है। अब भारत में 1 बार तो करते ही करते हैं, बाकी ज़रूरी नहीं, कभी कभी तो बिना वाचन ही, बिना डिस्कस ही पास कर देते हैं विधेयक के द्वारा, जिसको हम क्या कहते हैं, राजपत्र पर जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के पास ये शक्तियाँ होती है ना, ठीक है ना, डायरेक्ट बिना संसद में कानून बनाए पास कर देते हैं, जिसको शायद विधेयक वगैरह कुछ कहते हैं, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा। आप कमेंट में बताना कि वो क्या होता है, जो प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति या फिर मुख्यमंत्री, राज्यपाल बिना कानून या बिना संसद जब सत्र में नहीं हो रही है तो वो कानून बना देते हैं, ठीक है ना। तो वो आप मुझे कमेंट बताना वो क्या चीज़ है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ब्रिटेन में विधि के शासन से क्या अभिप्राय है। ब्रिटेन में विधि के शासन का मतलब है कि कानून का शासन। भारत में भी कानून का शासन है भाई, सेम चीज़ भारत और ब्रिटेन में लागू होती है। तो विधि के शासन से शासन में कानून के समक्ष सभी बराबर होते हैं तथा सभी के लिए एक समान कानून लागू होता है, मतलब सब बराबर है। विधि के समान, विधि का मतलब कानून, कानून के शासन का है भाई, कानून का शासन है विधि का शासन। विधि के लिए शासन होता है कहीं पर विधि का शासन। विधि के लिए मतलब कानून के लिए, वहाँ पर कानून बनाया जाएगा, कानून के हिसाब से नहीं चलेंगे, वहाँ पर कानून के लिए हिसाब से चलेंगे, ठीक, उसके हिसाब से चलेंगे। तो ये विधि के शासन, विधि के लिए अलग अलग होते हैं, यहाँ पे टर्म्स का फर्क होता है। तो यहाँ पे इसका मतलब यही हुआ कि सभी के सामने, कानून के सामने सब बराबर है। फिर 2-3 प्रश्न आज के लास्ट लेते हैं कि अमेरिका के संविधान की 5 विशेषताएं बताइए। तो अमेरिका का संविधान बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं सबसे ज़्यादा अच्छा और बढ़िया संविधान माना जाता है पूरी दुनिया का। तो 5 विशेषताओं में पहले बताते हैं सर्वाधिक संक्षिप्त संविधान। संक्षिप्त का मतलब शॉर्ट संविधान है, छोटे से छोटा संविधान है और उतना ज़्यादा कोई
लंबा चौड़ा नहीं है कि इसमें इतने आर्टिकल है, इतने अनुच्छेद, बहुत ही छोटा संविधान है। फिर दूसरी विशेषता है कि कठोर संविधान। कठोर और जो एक संविधान परिभाषा हमें पूछी जाती है कठोर संविधान से क्या तात्पर्य है, तो कठोर संविधान का मतलब यह है कि इसके अंदर संशोधन करना बहुत ही मुश्किल है। मुश्किल का मतलब बहुत ज़्यादा बहुमत चाहिए होता है, राष्ट्रपति का साइन वगैरह, इस प्रकार के अलग प्रोसेस होते हैं। उसकी जो बात है हम पॉलिटिक्स साइंस में हम पढ़ते हैं इसकी चीज़ें, ठीक है। तो कठोर संविधान मतलब है उसके अंदर हम आसानी से संशोधन नहीं कर सकते, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी प्रोसेस से हमें गुजरना पड़ता है। तो ये दूसरी विशेषता हो गई कठोर संविधान। और भारत का संविधान किस प्रकार का है? भारत का संविधान है लचीला। लचीला और कठोर, भारत का दोनों मिक्स है। भारत का संविधान है सो सभी चीज़ों का मिक्स है, लचीला और कठोर है भारत का संविधान, ठीक है। मतलब लचीला जो कुछ चीज़ें तो भारत में आसानी से संशोधित हो जाती है, छोटी मोटी चीज़ें, जैसे कोई नया जिला बनाना या फिर कोई राज्य बनाना या फिर बाउंड्री चेंज करना, नाम चेंज, ये बहुत ही आसान है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो संशोधन करना बहुत ही मुश्किल है। अब जैसे कि मान लीजिए कि मुख्यमंत्री की शक्तियों या उसकी संसद में कुछ कम ज़्यादा शक्तियाँ कम ज़्यादा करना, राष्ट्रपति को कम ज़्यादा करना शक्तियाँ उसकी, तो इस प्रकार की चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कठोर है, मतलब कठिन है संविधान में संशोधन करना। तो ये कठोर और संविधान जो है भारत का मिक्स टाइप का है और अमेरिका का कठोर संविधान। अगली तीसरी विशेषता है संघीय शासन व्यवस्था। संघीय मतलब वहाँ पे सेंट्रलाइज्ड चीज़ है। जैसे भारत में ना, जैसे राज्य है, राज्य के हिसाब से ऊपर सेंट्रल, जैसे राज्य सरकार भी है और संघीय सरकार भी है, केंद्र सरकार भी है। तो यहाँ पर भी संघीय शासन व्यवस्था और इसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है, ज़्यादा शक्तियाँ संघ के पास है, अमेरिका में भी। फिर शक्ति पृथक्करण। शक्ति पृथक्करण का मतलब ये है कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और सबके अंदर अलग अलग शक्तियाँ हैं, ठीक है ना, सबको बराबर टाइप की शक्तियाँ, अलग अलग शक्तियाँ दी गई है अलग अलग कानून के हिसाब से, ठीक। फिर अवरोध और संतुलन का सिद्धांत उसके अंदर काम करता है। अवरोध और संतुलन का मतलब ये होता है, ये प्रश्न पूछा जाता है कई बार कि अवरोध और संतुलन के सिद्धांत से क्या मतलब है। अब अवरोध और संतुलन का सिद्धांत का मतलब यह, इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि भाई अगर मान लीजिए कि सरकार चाहे किसी भी देश की हो, वो चाहे भारत अमेरिका की किसी भी हो, तो मान लीजिए एक तो है न्यायपालिका, मतलब कोर्ट है, हाई कोर्ट मान लीजिए, एक तो कोर्ट है और एक सरकार है। अब सरकार कोई काम करना चाहती है, मान लीजिए ये सरकार है और ये ऊपर वाले आप मान लीजिए कोर्ट है। तो अब सरकार ने कोई फैसला कर दिया जो संविधान के विरुद्ध है या कुछ कोई गलत काम, सरकार कुछ अपनी मनमर्जी से कोई भी ऐसा वैसा कानून बना दिया, तो अब ये न्यायपालिका जो कोर्ट है, वो कोर्ट का ये काम होगा कि ये सरकार का जो भी ऐसे वैसे फैसले हैं जो भी देश के खिलाफ है या फिर जो संविधान के हिसाब से नहीं है, उसको वो बैन कर दे या फिर उसको गलत ठहरा दे या फिर सरकार को उसको पुनर्विचार करने के लिए कहे, तो ये सरकार को कह सकती है। अब सरकार भी ऐसा काम कर सकती है कि भाई न्यायपालिका कभी जो कोर्ट वगैरह वो भी कभी कभी गलत चीज़ें बता देते हैं, कभी फैसला दे देते हैं गलत फैसला, तो सरकार भी कोर्ट के हिसाब से वो कर देते हैं, मतलब कोर्ट को भी वो लिमिट लगा देते हैं। तो मतलब ये अवरोध वो उसके दूसरे काम में टांग भी डाल सकते हैं और उसको मतलब सुधार भी सकते हैं। तो इस प्रकार की ये इसको अवरोध और संतुलन का सिद्धांत कह सकते हैं आप, ठीक है ना। मतलब दोनों के अंदर आपसी संतुलन बना रहता है, दोनों क्या सभी जो तंत्र होते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, सभी के अंदर संतुलन और अवरोध का काम चलता है। तो इसी को अवरोध और संतुलन का सिद्धांत कहते हैं। फिर आगे देखिए, अमेरिकी संविधान में शक्ति पृथक्करण की क्या व्यवस्था है। अमेरिकी संविधान की बात हो रही है, शक्ति पृथक्करण का मतलब है अलग अलग शक्तियाँ दी गई है सभी को। अब जैसे देखिए अनुच्छेद 1 में निर्माण जो कानून के निर्माण की शक्तियाँ कांग्रेस में निहित है। कांग्रेस पार्टी की बात नहीं हो रही, कांग्रेस यहाँ की संसद है, जो भारत में संसद हम जिसको कहते हैं, अमेरिका में उसको कांग्रेस कहा जाता है, ठीक है ना। जो कानून निर्माण की शक्तियाँ सारी की सारी कांग्रेस के पास है। अनुच्छेद 2 कहता है कि कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति को सौंपता है, कार्यपालिका शक्तियाँ जो भी है राष्ट्रपति को अमेरिका के अंदर आपको पता ही है राष्ट्रपति सबसे ज़्यादा पावरफुल है। फिर समस्त न्यायिक शक्तियाँ सर्वोच्च न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालय में निहित है। न्यायिक शक्तियाँ जो न्याय वगैरह कानून वगैरह वो सारी चीज़ें न्यायिक शक्तियाँ वो कोर्ट के पास है ना, कोर्ट और जो इसके नीचे वाले कोर्ट आते हैं उसके पास, ठीक है ना। तो समझ गए होंगे आप, कार्यपालिका और न्यायपालिका शक्तियाँ इनके पास है और जो भी कानून बनाने की शक्तियाँ हैं वो कांग्रेस में निहित है। तो फिर अगला प्रश्न आता है, अमेरिकी संविधान के दो अवरोध का संतुलन बताइए, ठीक है। अवरोध और संतुलन बताइए, आप प्रश्न थोड़ा मिश्रित टाइप है। अवरोध और संतुलन, दो अवरोध और संतुलन बताइए। तो राष्ट्रपति के किसी भी आदेश या काम का कार्यपालिका द्वारा परीक्षण संभव है। अब राष्ट्रपति कोई भी ऐसा वैसा काम कर दे, कुछ भी कानून कर दे, तो वहाँ की कार्यपालिका जो न्यायपालिका है वो वहाँ उस काम की जांच कर सकती है कि भाई काम का क्या, उस कानून की जांच कर सकती है कि ये सही किया या नहीं किया, देश के सही कानून के हिसाब से है या नहीं, ठीक। फिर न्यायपालिका पर भी कांग्रेस तथा कार्यपालिका का नियंत्रण है। अब न्यायपालिका भी उल्टे दूसरे फैसले सुना देती है तो कांग्रेस वहाँ की चेंज कर सकती है कानून में, न्यायपालिका पर नियंत्रण कर सकती है, ठीक। ये अवरोध और संतुलन का हिसाब हो गया। फिर अगला प्रश्न देखिए, फ्रांस के संविधान की दो प्रमुख विशेषताएं बतानी है। फ्रांस का संविधान भी अमेरिका की तरह कठोर संविधान है, उस पर संशोधन बहुत ही मुश्किल से होता है, भाई साहब बहुत ही मुश्किल से होता है। फिर संसदीय और अध्यक्षीय शासन प्रणालियों का संबंध, अब संसद भी वहाँ पे और अध्यक्ष भी यहाँ पे मिक्स टाइप का चलता है। अब फ्रांस के अंदर जैसे अमेरिका में तो जो अध्यक्ष
अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, मतलब राष्ट्रपति के पास सारी पावर होती है। अब लेकिन फ्रांस के अंदर संसद भी है, संसद के पास भी पावर होता है, वो अलग चीज़ है। संसद के संविधान की बात हम आगे किसी वीडियो में समझेंगे, ठीक है। तो ये इसका फिलहाल 2 विशेषता हम देख लेते हैं। फिर फ्रांस के संविधान को किसका शिशु कहते हैं, या फिर आपसे ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं। ये प्रश्न आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि संकट काल का शिशु किसे कहते हैं। तो संकट काल का शिशु किसे कहते हैं, तो फ्रांस के संविधान के। इस प्रकार प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट बताना। मैंने 5-6 मिनट का, ईमानदारी से बता रहा हूँ, 5-6 मिनट का वीडियो बनाने की कोशिश की थी। मैंने सोचा इतने कम प्रश्न लेंगे, 5-6 मिनट में हो जाएगा, लेकिन क्या करें, बहुत ही कम बोलने की कोशिश करते हैं, बहुत कम समझाने की कोशिश करते हैं, फिर भी 15 मिनट का बन जाता है। तो ये बात आप मतलब वीडियो कैसा लगा बताना ज़रूर। और अब से हम रेगुलर क्लासेस शुरू करने वाले हैं इस चैनल पर। इतने दिनों से मैंने कोई भी क्लासेस वगैरह, पीडीएफ्स वगैरह अपलोड नहीं की थी, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है ना। थे अभी संतालना मत कर दीजिए, किसी हमारा आ जाए वे जगह धक्को दिए बाहर काटे भी मत कर दीजिए, ठीक है।